गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर डिस्कस करने के पहला मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि जब हमें बहुत तेज़ सर्दी खांसी होती है या फिर चिकन पॉक्स हो जाता है, तो डॉक्टर ये बोलता है कि आप दूसरे हेल्दी पर्सन से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। या फिर जैसे अभी हमारी रीसेंट ट्रेजेडी है कोरोना रिलेटेड, तो डॉक्टर की ये हिदायत दी गई है डॉक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप सभी एक दूसरे से 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, हैंड ग्लव्स पहन के रखिए। तो ऐसा क्यों? ठीक है, अगर ऐसा बोला गया है तो क्यों बोला गया है, और ये चीज़ हमें होती है तो कैसे होती है, और दूसरे पर्सन्स को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखने का क्या एम होता है। ठीक है, तो इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, जैसे जैसे हम इस चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिलते जाएंगे। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। You have seen several kinds of plants and animals. However, these are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. हम बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट तो है बट हम उनको देख नहीं पाते। केवल अपनी मतलब हेल्प ऑफ आइज़ के थ्रू हम नहीं देख पाते, बट अगर हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करें जो कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखें तो हम उनको ईजिली देख पाएंगे। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आइज़ के थ्रू, अलोन आइज़ के थ्रू देख नहीं पाते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कहलाते हैं आपके माइक्रोब्स। क्लियर है आपको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where did these come from? आप लोगों ने सभी ने रेनी सीजन में देखा होगा कि अगर ब्रेड रखी हुई है तो ब्रेड के ऊपर आपको वाइट कलर के कुछ पैचेस दिखाई देंगे, और जब आप उन वाइट कलर के पैचेस को माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि वो ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर के जो राउंडेड स्ट्रक्चर है तो वो आए कहाँ से, और वो अगर है तो वो ग्रो कैसे हो रहा है। मतलब वो तो अगर आए भी होंगे तो 1 या 2 आए होंगे, बट आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अगर वो वैसे ही रखी रहेगी तो पूरी की पूरी ब्रेड की जो स्लाइस हैं आपकी क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होते क्या है, आए कहाँ से, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आपके इस एक्टिविटी के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, तो सब collect some moist soil from field in a beaker and add water to it. आप क्या करिए, किसी एक फील्ड से कुछ मिट्टी के का पोर्शन आप क्या करिए, उठा लीजिए और उसको बीकर में फिल कर दीजिए। और जब आप बीकर में फिल करते हैं उसके बाद आप उसको क्या करिए, उसमें वाटर पोर कर दीजिए। उसको एक बार स्टर कर लीजिए। स्टर करने का मतलब होता है घुमाना, मतलब घोलना जिसको आप बोलते हैं ना, बाय द हेल्प ऑफ स्पून आप क्या करिए, उसको एक बार 1-2 राउंड क्या करिए, उसको घोल लीजिए उसमें। आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जब उसको आपने स्टरिंग अच्छे से कर ली है तो वो जो आपके मिट्टी के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे। जब आप उसको अनटच्ड कंडीशन में छोड़ देंगे तो मिट्टी के जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आपका सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जब मिट्टी के पूरे पोर्शन बेटा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे तब आप उसमें से 1 ड्रॉप वाटर उठाइए, और 1 ड्रॉप वाटर उठाने के बाद आप क्या करिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए। और जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप उसको नोट करिए। ठीक है, अभी तो आपने किया सॉइल के पोर्शन के साथ, अब आप करिए तालाब के पानी के साथ। ठीक है, जो कि है हमारी एक्टिविटी 2.2। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी लीजिए तालाब का, उसको वॉच ग्लास जो आपकी है उसमें क्या करिए, फैला लीजिए, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख लीजिए। ठीक है, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे आप रखिए और उसके बाद आप माइक्रोस्कोप को क्या करिए, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसकी स्टडी करिए। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है,
These observation shows that water and soil are full of tiny organism. जब आपने ये स्टडी की तो आपने ये देखा कि इसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ईजिली क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ग्रो कर रहे हैं. तो ये कैसे ग्रो कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये पार्टिकल्स. तो ये जो हमने ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये तो पता चल गया कि जो सॉइल है और जो आपका वाटर है वो क्या होता है, फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है. मतलब उसमें ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो होता है फुली विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. हाँ, एक चीज़ है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. ठीक है, माइक्रोब्स की कैटेगरी में आप केवल उन्हीं को रखेंगे जिनको आप अलोन आइज के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे तो हैं लेकिन हम उनको अलोन आइज के थ्रू देख पा रहे हैं, तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में बेटा नहीं रखेंगे. ठीक है, these microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eyes. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अनएडेड आइज के थ्रू नहीं देख पाते. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. अब जैसे फंगस जो ग्रो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो फंगस ग्रो किया ब्रेड के ऊपर उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख पा रहे हैं. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केवल माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसीलिए इनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा. ये जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गा. ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4. आप अभी पीछे देखेंगे कि कुछ ऐसे जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपको फिगर्स शो कराए गए हैं आपको 2.1 एंड 2.4 के, जो आपका टेबल बना हुआ है, जो आपका स्ट्रक्चर का जो पूरा टेबल बना हुआ है उसमें. ठीक है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है. अब वायरस क्या है तो आप उसको देखिए. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमने देखे कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज के थ्रू या अलोन आइज के थ्रू नहीं देख पाते. अब उसमें हमें स्टडी करनी है वायरसेस की. तो वायरसेस भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है. मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उन्हें देख सकते हैं. बट इसमें एक चीज़ बोली गई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि वायरस जो होते हैं अगर जब तक होस्ट के बाहर हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो होस्ट सेल के अंदर गए हैं तो वो अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. अब होस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो कोरोना वायरस है अगर वो बाहर सरफेस पे है तो वो इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग उसके कांटेक्ट में आता है और उस ह्यूमन बीइंग के थ्रू वो अगर उसकी बॉडी में एंटर करता है तो वो उतनी ही फास्ट क्या करेगा, उसको ग्रो करेगा, अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा. तो होस्ट क्या हो गया, उस वायरस के लिए होस्ट आगे हो गया ह्यूमन बीइंग. ठीक है, मतलब जो उसके कांटेक्ट में आएगा और जिसमें वो ग्रो करेगा वो कहलाएगा उसका होस्ट. ठीक है, अब ये होस्ट कोरोना के केस में केवल ह्यूमन बीइंग है. बट जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये सारे जो वायरस थे, बर्ड फ्लू, ये भी जो वायरस थे इनके लिए क्या थे, एनिमल्स, ये उनके होस्ट थे. ठीक है, जिसमें वो एनिमल्स की बॉडी में क्या करते थे, खुद को रेप्लिकेट करते थे या रिप्रोड्यूस करते थे. क्लियर है, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. Some of the viruses are shown. Common ailments like cold, influenza and most cough are caused by virus. अब कुछ कॉमन जो बीमारियां होती हैं जैसे आपका कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी है ना, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू और कफ खांसी, ये सारे जो वायरस से होने वाली नॉर्मल बीमारियां होती हैं जैसे सर्दी खांसी
और सर्दी खांसी से होने वाला फीवर, इन्फेक्शन, ये जो है नॉर्मल बीमारियां हैं जो कि वायरस के थ्रू होती हैं। लेकिन वायरस के थ्रू और भी और सीरियस डिजीज़ भी होती हैं। अब उस सीरियस डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? तो सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, सीरियस डिजीज़ में आती हैं आपकी पोलियो और चिकन पॉक्स। पोलियो का जो वायरस अटैक करता है बेटा आपकी बॉडी में, वो करता है गंदे पानी के थ्रू, ठीक है। तो ये जो आपका पोलियो का वायरस है, अगर बहुत जो बचपन में गंदे पानी के थ्रू अगर ह्यूमन बॉडी में छोटे बच्चों में अगर पहुंच गया, तो फिर क्या होता है कि उसको पोलियो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि कई बच्चों के पैर क्या हो जाते हैं, काम कर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि पोलियो का वैक्सीन भी अब आ गया है। क्लियर है? तो पोलियो का जब वायरस फैलता है वो आपके बॉडी में कैसे एंटर करता है? पानी के थ्रू एंटर करता है। अब आगे अभी हम जब स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वायरस फैलते कैसे हैं, बट मैंने पोलियो के लिए आपको बता दिया, क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो आपको ज़्यादा आप अवेयर नहीं होंगे शायद इस बारे में। तो पोलियो का जो वायरस है आपकी बॉडी में पानी के थ्रू फैलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। चिकन पॉक्स भी क्या है? आपका एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि जिसकी कारण अगर कुछ मतलब वायरस आकर आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट किया तो उस पर्सन की डेथ तक कॉज हो सकती है। अभी जैसे कोरोना वायरस से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना वायरस को हम रोक नहीं पाए तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा आपका एचआईवी का वायरस भी क्या करता है? डेथ कॉज करता है, ठीक है। तो आप वायरस की कैटेगरीज देखिए, तो वायरस में 3 टाइप की कैटेगरी के आपको देखने के लिए मिलेंगे वायरसेस। एक जो नॉर्मल डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे आपका कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। एक जो सीरियस डिजीज कॉज करते हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स। और एक जो बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं जिससे डेथ तक हो सकती है, जिसको आप बोल सकते हैं डेथ कॉजिंग वायरस, जैसे कोरोना वायरस। दूसरा आपका एचआईवी वायरस। क्लियर है? ठीक है। अब डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन्स वेयर टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। अब प्रोटोजोआ के थ्रू आपकी कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री मतलब पेचेस, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, पेचेस वगैरह, है ना। तो उनके कारण क्या होता है? ये होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। और मलेरिया भी होता है जो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। और ये जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है पेशेंट की, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टाइफॉइड और टीबी है वो होता है आपका बैक्टीरिया के थ्रू। क्लियर है? अब कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक प्रॉपर स्लाइड तैयार कर लेंगे जो आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपके नॉलेज पर्पज़ से और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा, ठीक है। You have learned about some of these organisms in class 6th and 7th। इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपने 6th and 7th में डिस्कस किए हैं। अब ये कुछ स्ट्रक्चर स्पाइरल स्ट्रक्चर, रॉड शेप स्ट्रक्चर, ये है आपके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपका एल्गा, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोटोजोआ, ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उनमें जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसमें उसके नाम भी दिए गए हैं। जैसे प्रोटोजोआ में आपका अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम। एल्गा में है आपका क्लेमाइडोमोनास, फिर आपका स्पायरोगायरा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फंजाई है उसमें आपका ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके अलग अलग कैटेगरीज में आपके नाम दिए गए हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के इन सब के नाम के साथ उनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आएगा कि बैक्टीरिया किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं इसलिए स्पाइरल एंड रॉड शेप स्ट्रक्चर। आप बेटा इनकी स्टडी करेंगे हायर लेवल पे, ठीक है, बट आपकी जितनी भी अभी NCERT में है हम उनको कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में भी इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, और अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। बाकी आप हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे तो आप इजीली इनकी स्टडी कर पाएंगे। क्लियर है? बैक्टीरिया में अगर आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में किस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो आप इजीली लिख सकते हैं स्पाइरल एंड रॉड शेप
शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें अगर आपसे एल्गा पूछा जाता है तो आप एल्गा के नाम लिख सकते हैं, कौन कौन से एल्गा पाए होते हैं आपके, तो आप लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ आपके कौन कौन से होते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट जनरल वे में आप इन्हीं की स्टडी करते हैं। इसके अलावा फंजाई में आपका ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये सारे आप क्या करेंगे, इनकी नाम अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, इनके स्ट्रक्चर बना लीजिए। इनके स्ट्रक्चर आपके जो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, बट आगे जब आप करेंगे तो आप इनकी डिटेलिंग स्टडी करेंगे। आप अभी अपने 8th स्टैंडर्ड में केवल इनकी ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, बट अगर आप बॉटनी वगैरह लेते हैं तो आप इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गा एंड फंजाई। ठीक है, मल्टी सेलुलर आपके कौन से हो जाएंगे, एल्गा और फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया, आपका जो बैक्टीरिया हो गया, ये हर टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर पाते हैं। ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। ठीक है, इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडे में, बहुत ज़्यादा गर्म में, बहुत ज़्यादा बारिश की प्लेस में, इन सभी जगह पे क्या कर पाते हैं, इजली ये ग्रोप कर पाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ईजिली ग्रो कर पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वो खुद ही अकेले अलोन क्या कर सकते हैं, ग्रो कर पाते हैं, उनके लिए किसी के अंदर या ऊपर रहना कोई नेसेसिटी नहीं होती है। वाइल फंजा एंड बैक्टीरिया मे बी लिव इन कॉलोनीज, मतलब ये क्या होता है कि अमीबा एक अलग अकेले रह सकता है, ग्रो कर सकता है, बट जो फंजाई और बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बना के ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपने अलोन आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सारे देखे। वायरस में हमने अभी स्ट्रक्चर जो चल रही है रिसेंटली, आप कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 डिजीज़ को कॉज करता है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज़ को कॉज करता है। कोविड-19 डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस से हो रही है। तो कोविड का फुल फॉर्म आपको शायद पता हो, कि कुछ को ना पता हो तो एक बार देख लीजिए। कोविड का फुल फॉर्म होता है बेटा COVID। CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, एंड D का मतलब होता है डिजीज़। और 19 इसलिए बताया गया है कि 19 जो होता है वो 2019 में उसकी डिस्कवरी हुई है, मतलब उसको ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवरी नहीं हुई है, 2019 में उसको उस डिजीज़ को ऑब्जर्व किया गया है जो कि कोरोना वायरस के थ्रू हो रही थी, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है COVID-19। ठीक है, तो कोरोना वायरस के थ्रू कौन सी डिजीज़ अभी रिसेंटली कॉज की जा रही है, कोरोना वायरस के थ्रू वो हो रही है आपकी COVID-19। इसके अलावा आपने देखा कि वायरस के थ्रू क्या होती हैं, सीरियस डिजीज़ भी होती हैं, नॉर्मल डिजीज़ भी होती है। नॉर्मल डिजीज़ में आपका कफ कोल्ड आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। सीरियस डिजीज़ में आपका आ जाएगा चिकन पॉक्स, एंड चिकन पॉक्स के साथ साथ क्या देखा था हमने, आपका पोलियो। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेथ कॉजिंग डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे आपका HIV वायरस हो गया, इसके अलावा आपका कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, और वायरस क्या होते हैं, वायरस होस्ट के बाहर क्या हुए होते हैं, होस्ट के बाहर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बट जैसे ही वो होस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को ग्रो कराने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल
केवल बहुत ठंडे टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रेनी वेदर जहाँ पे मतलब रेनी सीजन जहाँ पे ज़्यादा होता है या फिर मॉइस्ट वेदर ज़्यादा होता है जहाँ पे वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, कुछ डेजर्ट के एरिया में ग्रो कर पाते हैं। मतलब हमने ये देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो अलग अलग कैटेगरी के वाइज डिजीज़ कॉज करते हैं और उन्हीं कैटेगरीज के वाइज उन्हें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ही डालें, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी की है उसमें हमने केवल होने वाली डिजीज़ को ही देखा है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे उसके बेनिफिशियल इफेक्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।